आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे विजन के जो मंथली करंट अफेयर्स होते हैं वो अप्रैल की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं। साइंस एंड टेक इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है, इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ हमारा इकोनॉमी बचा है, वो वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी। उसके बाद हमारा विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मैं देखता हूँ, मैं जो प्रीवियस मंथ्स के जो हम लोगों ने सोचा था कि जनवरी 2019 से जो हमने करने थे ना, जो हम लोगों ने बात की थी कि हम स्टार्ट करेंगे पुराने वाले भी, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, कैसे करना है, प्लान करता हूँ उसको मैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग नए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसी चैनल के ऊपर 1-2 दिन के अंदर एक नई वीडियो अपलोड करने वाला हूँ मैं, जिसमें मैंने 40 डिफरेंट यूपीएससी टॉपर्स की करंट अफेयर की सारी स्ट्रेटजीज़ का एक जस्ट यानी कि सबका मिला जुला करके, कुछ लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने एक विजन की जो पॉलिटी की पहली वीडियो थी उसमें क्वेश्चन पूछा था कि किन लोगों को करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज हैं, पता नहीं चल रहा कि नोट्स कैसे बनाएं, पता नहीं चल रहा कि मंथली कैसे फॉलो करें, कौन सी वाली फॉलो करनी चाहिए। तो मैंने कुछ बीते 7-8 दिनों के अंदर कुछ आई थिंक अराउंड 40+ टॉपर्स की वीडियोज़ वगैरह देखी है, कुछ के ब्लॉग्स पढ़े थे, उन सबसे मैंने डेटा कलेक्ट किया है। और मैंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके फिर डेटा मेरे पास कलेक्ट हो गया है। 1-2 दिन के अंदर इसकी वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, उसको देखना ज़रूर। आंसर राइटिंग का मैंने विद सैम्पल दिखाया हुआ है कि कैसे करंट अफेयर्स के जो नोट्स होते हैं उसमें से उठा के डेटा आप एक आंसर राइटिंग के अंदर पुटअप करते हो, ताकि आपको पता चले कि ऐसा नहीं है कि आप जो आंसर पढ़ रहे हो मंथली कंपाइलेशन वो एग्जैक्टली सेम आएगा या फिर डिफरेंट आएगा। फिर जो लोग डेली सीक्वेंस, ये बहुत एक स्पेशल चीज़ होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या होगा इस वीडियो के अंदर। उस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि टारगेट क्या होना चाहिए, 2021 होना चाहिए, 22 भी होना चाहिए, कितने ड्यूरेशन होना चाहिए करंट अफेयर्स का, 1 साल, 2 साल, 3 साल। न्यूज़पेपर क्या करना है, सिर्फ रीड करना है या फिर डिटेल में जाना है, उसमें से नोट्स बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, डेली न्यूज़ रीड करनी चाहिए या फिर नोट्स बनाने चाहिए, या फिर जो हिंदू एनालिसिस की वीडियोस अपलोड होती हैं बहुत सारे चैनल्स के ऊपर, उनको देख के काम चल जाएगा। ये सब बात करेंगे हम लोग। इनसाइड का डेली करना चाहिए, मंथली करना चाहिए, दोनों करना चाहिए। सेम चीज़ विजन के ऊपर, डेली, मंथली या फिर दोनों। नोट्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि टाइम कैसे सेव किया जाएगा, और आंसर राइटिंग का मैं सैंपल दिखाऊंगा। सीक्वेंस वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस वीडियो का। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि एक दिन की सीक्वेंस आपकी क्या होनी चाहिए, ताकि उसका रिवीजन प्लस टाइम सेविंग दोनों की दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो जाए। ये बहुत ही यूनिक तरीके से बताऊंगा। जितना मैंने देखा था कोई भी इंसान इस अप्रोच को अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया ढंग से, और आई डोंट नो कोई इसको सीक्रेटली हाइड करते हैं, क्योंकि लोग फॉलो तो करते होंगे लेकिन पता नहीं, किसी ने अभी तक ये बात बताई नहीं। मैंने तो किसी वीडियो में नहीं देखी थी, बट ये बहुत इफेक्टिव है, सुपर इफेक्टिव टेक्निक है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। और ठीक है, अब अपना डिस्कशन करते हैं आगे का स्टार्ट। अप्रैल मंथ के मंथली करंट अफेयर के अंदर हमने कौन से टॉपिक कर लिए, मैं आप लोगों को एक बार हल्का सा हिंट दे देता हूँ। जिन लोगों को पता है वो थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाएंगे बेशक से। पॉलिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, सोशल इश्यूज़ हो गया, कल्चर हो गया, एथिक्स हो गया। आज के में हम लोग पूरा कवर करेंगे साइंस एंड टेक कंप्लीट। और नेक्स्ट 2 वीडियोस हो रहेंगी, उसमें हाफ इकोनॉमी और हाफ इकोनॉमी करके आएगा, और फिर हमारा मंथली कंपाइलेशन विजन का पूरा हो जाएगा। यानी कि इस वीडियो के जो अभी आप देख रहे हो, इस वीडियो के बाद 2 वीडियो और आनी है, फिर हमारा ये कंप्लीट। एंड इनसाइट की तो चल ही रही है, स्टार्ट हो चुकी है इनसाइट की, चैनल के ऊपर एक पहली वीडियो आ चुकी है। और ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग को जाना है पेज नंबर 69 के ऊपर जाना है हम लोगों को। ठीक है, तो पेज नंबर 69 पे चलते हैं फटाफट। 67, 68, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक साइंस एंड टेक का, बीसीजी वैक्सीन और कोविड-19 के बारे में। तो कुछ रिसर्चर्स हैं वो टेस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड बीसीजी वैक्सीन को कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। ठीक है, जो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा है ना कोरोना वायरस का, उसने देखा कि कुछ कंट्रीज़ हैं वो रूटीनली इम्यूनाइज नहीं कर रही बच्चों को टीबी के अगेंस्ट, और वहाँ पर कोविड-19 के केसेस ज़्यादा हैं। एपिडेमियोलॉजिकल क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी होती है स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, उसको एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। उन्होंने देखा भैया कुछ कंट्रीज़ जिन्होंने रेगुलरली टीबी के लिए इम्यूनाइज नहीं किया था ना बच्चों को, उन कंट्रीज़ में कोविड-19 के जो केसेस हैं वो ज़्यादा फाउंड किए गए हैं। और ये कंट्रीज़ कौन सी हैं? यूएस हो गया, नेदरलैंड हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया। Study, however, is yet to be peer-reviewed, and there does not appear to be direct evidence that a vaccine against bacterial disease will work against viral infection. कोविड-19 जो है ना वो एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है, और जो टीबी होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो अभी तक ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग हार्डकोर एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि हम लोग बैक्टीरियल वैक्सीन की हेल्प से और वायरल डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च चल रही है इसके ऊपर। WHO ने रिकमेंड भी नहीं किया है बीसीजी वैक्सीन को कोविड-19 के उसके
प्रिवेंशन के लिए। WHO की बात आ रही तो हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं WHO के बारे में। 1948 में ये फॉर्म हुआ था और ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम टेड्रोस एडनॉम है, वो इथोपिया के रहने वाले हैं। WHO, वर्ल्ड बैंक और IMF, इन तीन की जो सेकंड हाईएस्ट पोजीशंस है वो तीनों फीमेल्स के पास में, और तीनों की तीनों फीमेल्स इंडियन है। ये आपको पता होना चाहिए। कई बार कई टॉपिक्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हर बार करता रहूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विमेन एम्पावरमेंट के जैसे टॉपिक में कहीं ना कहीं आपको ये लिखने को फ़ायदा करेगा, नोट डाउन करके रख लेना कहीं पर संभाल के। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर जिनेवा में WHO के, आपको बता देता हूँ। तो WHO ने अभी तक रिकमेंड भी नहीं किया है कि भैया आप कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए BCG वैक्सीन का यूज़ करो। BCG वैक्सीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको डेवलप किया गया था 1921 में फ्रांस में TB के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए। ठीक है, इट इज़ कम्पोज ऑफ अ लाइव वीकेंड स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम बोविस। बोविस का वर्ड का आ गया मतलब कि कहीं ना कहीं कैटल, जो कैटल होती है ना हमारे मवेशी, उनका स्ट्रेन होता है, उनमें जो वायरस होता है ना उसका स्ट्रेन होता है, विच रिलेटेड टू माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, द बैक्टीरिया विच कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस इन ह्यूमंस। ठीक है, BCG वैक्सीन के अंदर क्या होता है ना, वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो ह्यूमंस के अंदर होता है ना, वो रिलेटेड होता है किससे, बैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम बोविस, जो कि एनिमल्स में पाया जाता है, और ये वीकेंड स्ट्रेन होता है। ठीक है, लाइव होता है, जिंदा स्ट्रेन होता है, और वीकेंड स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन क्या होते हैं मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो बेसिकली स्ट्रेन जो होते हैं ना हमारे, ये एक जेनेटिक वेरिएंट होता है, और आप बोल सकते हो सब टाइप बोल सकते हो बायोलॉजिकल कल्चर का। ठीक है, और ये जो वैक्सीन है ये प्रोवोक करती है बॉडी को कि बॉडी एंटीबॉडीज़ डेवलप करे और जो TB का बैक्टीरिया है उसको अटैक करे, जिसके कारण हम एक एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स लाइक अदर वैक्सीन्स वो बॉडी के अंदर डेवलप कर सकें। हाउएवर अनलाइक अदर वैक्सीन्स, बाकी वैक्सीन्स की तरह BCG वैक्सीन जो है मे ऑल्सो बूस्ट द इन्नेट इम्यून सिस्टम। या इन्नेट का मतलब होता है जो विद द बर्थ, जो हमारे जन्म से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना उसको भी कहीं ना कहीं बूस्ट मिल जाता है BCG वैक्सीन की हेल्प से। हालांकि दूसरी वैक्सीन से ऐसा नहीं होता, बट BCG से हेल्प मिलती है। फर्स्ट लाइन डिफेंस दैट कीप अ वैरायटी ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस होते हैं डिजीज स्प्रेडिंग माइक्रोब्स, उनको बोलते हैं पैथोजेंस, फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी और फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग एन इन्फेक्शन। तो BCG जो होती है जन्म होने के बाद भी दी जाती है ताकि जो आपका इम्यून सिस्टम होता है उसको एक बूस्ट मिल जाए। एफिशिएंसी रेट इस वैक्सीन का अराउंड 60% है, यानी कि 100 में से 60 केसेस के अंदर ये अफेक्ट करती है। 40 केस ऐसे होते हैं जहाँ पर नहीं काम कर पाती। ग्लोबली जो प्रैक्टिस है ये एडमिनिस्टर की जाती है बच्चों को जो कि 1 साल से कम एज के हैं, जो कि एज मोस्ट चिल्ड्रन एक्वायर नेचुरल क्लिनिकल सब क्लिनिकल TB इन्फेक्शन बाय द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल की उम्र तक बच्चों को TB इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए दिस टू प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सीवियर फॉर्म्स ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, एग्जाम्पल TB मेनिंजाइटिस एंड मिलिट्री डिजीज। TB मेनिंजाइटिस की अगर मैं बात करूँ तो वो उस तरह की बीमारी होती है जिसमें ब्रेन नर्वस सिस्टम को कोलैप्स कर लेते हैं। ये हेडेक हो सकता है, आपको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, इस तरह की। और मिलिट्री डिजीज़ जनरली आप देखते हो तो US सोल्जर्स वगैरह की बहुत कंप्लेन आती थी, वो ईरान में और अफगानिस्तान में प्लेस थे, तो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ उनको हो जाती है क्योंकि उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता उस क्लाइमेट को फेस करने के लिए। तो ऐसी ही कुछ डिजीज़ होती हैं। ये चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस में देने के बाद क्या होता है कि इन सब डिजीज़ का भी प्रोटेक्शन हो जाता है अगर बचपन में TB का दिया हो तो। इंडिया की अगर हम बात करते तो इंडिया में जो वैक्सीन थे पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी 1948 में। फिर इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, यहाँ ऊपर गिवन है UIP, इसका पार्ट बना दिया गया था। ठीक है, फिर ये एडमिनिस्टर की गई थी मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस को, यानी कि लाखों बच्चों को ये बर्थ के टाइम पर और बर्थ के जस्ट बाद दी गई थी। BCG वैक्सीन हैज़ प्रूव्ड क्वाइट इफेक्टिव अगेंस्ट सार्स इन्फेक्शन। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो वायरस यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, उनको सार्स की कैटेगरी में डाला जाता है। जैसे जो कोरोना वायरस है ये SARS-CoV-2 है इसका नाम। रिसेंट स्टडीज़ शो कि ये इफेक्टिव है ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में, और वो लोग जिनको डायबिटीज़ टाइप 1 होता है उन्होंने भी एक बेटर शुगर लेवल मेंटेन किया है अगले 5 साल तक, एक बार जब उन्होंने BCG की वैक्सीन ली। तो BCG वैक्सीन बहुत हेल्पफुल है। इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड इफेक्टिव एज अ ब्लैडर कैंसर थेरेपी। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, उसमें अगर कैंसर होता है तो उसकी थेरेपी के लिए इसको बहुत इफेक्टिव कंसिडर किया गया है, कुछ अच्छे रिजल्ट मिले थे। और इंक्रीज़ करता है सर्वाइवल ऑफ लो बर्थ वेट चिल्ड्रन, वो बच्चे जिनका जन्म से वजन बहुत कम होता है उनके सर्वाइवल में भी बहुत हेल्प करती है ये वैक्सीन। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की हम लोग बात कर रहे थे। ये जो था इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1978 में, उस टाइम पर ये था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था।
1985 में इस प्रोग्राम को मॉडिफाई किया गया था और यूआईपी इसको नाम दे दिया गया था। इसको इम्प्लीमेंट करना था फेज़ मैनर के अंदर, यानी कि फेजेस में मैनर करना था, ताकि कंट्री के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे बाय 1989 और 90 तक। यानी कि 85 में जब ये लॉन्च हुआ था तो उन्होंने कहा था कि अगले 5 सालों में कंट्री के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग फेज़ मैनर में कवर करेंगे। ये उस टाइम का लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम था वर्ल्ड का। ओके, अंडर यूआईपी जो फ्री वैक्सीन थी प्रोवाइडेड टू इन्फेंट्स। इन्फेंट्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। स्मॉल बेबीज़ जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं और वो यंग चाइल्ड, उनको इन्फेंट्स बोलते हैं। इन्फेंट चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन होती है जिनको 12 थ्रेटनिंग डिजीज़ से बचाने के लिए यूआईपी के अंदर वैक्सीन दिए गए थे। और वो कौन से थे, ये बहुत सारे डिजीज़ हैं, सबके आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, एक बार रीड कर लेना बस। तो मेंस के अंदर इतने सारे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, मेंस में लिखना हो तो 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ लिख के काम खत्म हो सकता है। लेकिन अगर प्रीलिम्स में कोई आ गया, मान लो कि पूछता है जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस क्या यूआईपी के अंडर आता है या नहीं आता, तो ये आपको 12 के नाम खैर पता होने चाहिए। बट पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इतने सारे नाम याद करने का, लेकिन फिर भी एक बार नज़र ज़रूर मान लेना। फिर हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की और कितने टाइप की इम्यूनिटी हमारे पास होती है। इम्यूनिटी जो होती है ना, इम्यूनिटी टू अ डिजीज इज अचीव्ड थ्रू द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज टू दैट डिजीज इन अ पर्सन सिस्टम। आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? अगर आपकी बॉडी के अंदर उसकी एंटीबॉडीज़ थे तो आप इम्यून हो, आपके अंदर उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के प्रति इम्यूनिटी है। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि बॉडी के द्वारा वही होते हैं, वो न्यूट्रलाइज करते हैं और डिस्ट्रॉय कर लेते हैं टॉक्सिन्स को। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? पॉइजनस सब्सटेंस को टॉक्सिन बोलते हैं, या फिर कोई डिजीज़ कैरिंग ऑर्गेनिजम्स होता है उनको। एंटीबॉडीज जो होती है ना वो डिजीज स्पेसिफिक होती हैं। फॉर एग्जांपल जो मीजल्स की एंटीबॉडी है ना, वो एक इंसान को मीजल्स से एक्सपोज होगा तो ही उस एंटीबॉडी उसको हेल्प करेगी, वो मीजल की एंटीबॉडी उसको मम्प्स के लिए हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। फिर वो बात करता है इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय ए पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज टिपिकली बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन। एक तो होता है नेचुरल इम्यूनिटी, ये हो गई। फिर होता है आपको अगर इम्यूनाइज करने की बात की जा रही है, द टर्म इज यूज्ड हियर इज इम्यूनाइज। इम्यूनिटी इज अ डिफरेंट थिंग। इम्यूनाइज करना मतलब आपको वैक्सीन से आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज वगैरह दी जाएंगे ताकि आपको कोई इन्फेक्शन हो तो आपकी बॉडी उससे फाइट कर सके। इम्यूनाइजेशन इंट्रोड्यूस करता है एंटीजेंस जिनको वीकेंड पैथोजेंस बोलते हैं। एंटीजन क्या होते हैं ना, सपोज आपको जो भी आपकी वायरस आपकी बॉडी में इम्पैक्ट करेगा ना, जैसे कोरोना वायरस हो गया, तो इसकी वैक्सीन कैसे बनाई जा रही है? कोरोना वायरस का ही एक वीक स्ट्रेन, कमज़ोर स्ट्रेन को ही आपकी बॉडी के अंदर वैक्सीन से डाला जाएगा। वो कमज़ोर स्ट्रेन क्या करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो इतना कमज़ोर होगा कि कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होगा ना, वो उसके प्रति, उस वीक स्ट्रेन के प्रति एंटीबॉडी डेवलप कर लेगा। फिर वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर कॉपी होकर स्ट्रेन रेजिस्ट करे स्टे करेंगी, और फिर अगर कोई उसी टाइप का वायरस आता है तो वही एंटीबॉडीज उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो ये होता है इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन इस तरह से बनती है बेसिकली। पैथोजन होते हैं, मैंने आपको बताया था, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं। तो वीक उसी वायरस की वैक्सीन के लिए उसी वायरस का वीक स्ट्रेन आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है वैक्सीन के थ्रू, बॉडी उसकी एंटीबॉडी बना देती है। हमारे पास दो टाइप की इम्यूनिटी होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, एक होती है नेचुरल और एक होती है एक्वायर्ड। नेचुरल मतलब इनेट मतलब जन्म से होती है, और एक्वायर्ड मतलब होती है, एक्वायर्ड में दो टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। पहले नेचुरल वाला देखते हैं। इनेट इम्यूनिटी समथिंग ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी रेफर्स टू द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म दैट कैन इनटू प्ले इमीडिएटली और विद इन आवर्स ऑफ एन एंटीजन अपीयरेंस इन द बॉडी। वो इम्यूनिटी जो कि सडनली आपकी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी क्विकली रिएक्ट करती है, जन्म से आपके अंदर थी कि अगर कोई इन्फेक्शियस माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो विद इन आवर्स आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो उसके प्रति एंटीबॉडी बना देता है, नेचुरली बना देता है, कुछ वैक्सीन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। इस मैकेनिज्म के अंदर कुछ फिजिकल बैरियर होते हैं, जैसे स्किन हो गया, केमिकल्स हो गए ब्लड में, और इम्यून सिस्टम सेल्स होते हैं, वो अटैक करते हैं फॉरेन सेल्स को बॉडी के अंदर। एक्वायर्ड, एडेप्टिव। एक्वायर्ड मतलब ली हुई, ये आपकी बॉडी में पहले से नहीं थी, आपने ली हुई है। इसमें दो तरह की होती हैं, एक तो होती है एक्टिव इम्यूनिटी और होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जो इम्यूनिटी एक्वायर करते हैं बाय एक्सपोजर टू डिजीज और बाय वैक्सीन। या तो आपको डिजीज़ के थ्रू एक्सपोज कर दिया जाएगा, वो आपको बीमारी एक बार हो जाएगी, जैसे जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं उनको एक्टिव इम्यूनिटी मिल चुकी है अब, यानी कि उनको एक बार डिजीज़ हुई, फिर उनकी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली और वो ठीक हो गए। या फिर उनको वैक्सीन दी जाती है, फिर उनकी बॉडी एंटीबॉडी बनाती और फिर वो ठीक हो जाते हैं। आइदर वे, किसी भी तरीके से इम्यून पर्सन जो है वो कॉन्टैक्ट में आता है उस डिजीज़ के इन फ्यूचर, और उसके बाद जब फ्यूचर में जब भी वो डिजीज़ दोबारा उसकी बॉडी में आएगी तो इमीडिएटली उसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी उसको फाइट करने के लिए। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो टाइम लेती है डेवलप होने में, लेकिन एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। फिर आती है पैसिव इम्यूनिटी।
ये वो इम्यूनिटी होती है जब एक पर्सन को एंटीबॉडीज़ दी जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, आपको बॉडी में वायरस मिल रहा था, वो माइक्रोब, तो बॉडी एंटीबॉडी बना रही, आपकी खुद की बॉडी बोल रही थी कि हमको एंटीबॉडी बनानी है। यहाँ पर आपकी बॉडी में एंटीबॉडी ही इंसर्ट किए जाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि एक्वायर्ड तो दोनों हो गई ना। एंटीबॉडीज देते हैं डिजीज़ को रादर देन प्रोड्यूसिंग देम थ्रू हिज और हर ओन इम्यून सिस्टम। खुद का इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करे, इससे अच्छा होता है डायरेक्ट आपको एंटीबॉडी आपकी बॉडी में डाल दी जाते हैं। एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो एक्वायर करता है पैसिव इम्यूनिटी अपनी मदर से थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होती है, वो एक मसल होती है, एक नर्व होती है बड़ी सी, जो आपकी नेवल से, आपकी नाभि से जुड़ी होती है, और उसके थ्रू आपकी मदर की वूम्ब के अंदर जब आप होते हो तो आपको सारा फूड एंड वाटर मिल रहा होता है। तो प्लेसेंटा के थ्रू ही एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको पैसिव इम्यूनिटी मिलती है अपनी मदर से। अ पर्सन कैन ऑल्सो गिव पैसिव इम्यूनिटी थ्रू एंटीबॉडी कंटेनिंग ब्लड प्रोडक्ट्स। जैसे कि ब्लड प्रोडक्ट्स के अंदर भी आप एंटीबॉडीज डाल के ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे इम्यूनोग्लोबिन होता है, प्लाज्मा होता है, विच में भी गिवन व्हेन इमीडिएट प्रोटेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज इज नीडेड। अगर इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए तो प्लाज्मा वगैरह, इसी को प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। ध्यान रहे, सुनने में मिला होगा, दिल्ली में कुछ टेस्ट किए गए थे, सारे सक्सेसफुल नहीं हुए, बट इट स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन। जो मेजर एडवांटेज होता है पैसिव इम्यूनिटी का वो होता है कि जो प्रोटेक्शन होती है बहुत इमीडिएट होती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए होती है, फ्यू वीक्स और मंथ के लिए होती है। उसके बाद आपको लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ता है। एक्टिव वाली जो होती है लॉन्ग लास्टिंग होती है। कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, कॉन्वेलेसेंट वर्ड का मतलब होता है रिकवरी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इलनेस, और वो इस करेंटली आइडेंटिफाइड एज ए पोटेंशियल ट्रीटमेंट। इसको प्लाज्मा थेरेपी को अभी तो पोटेंशियल ट्रीटमेंट की तरह देखा जा रहा है, और इट इज़ अ वे ऑफ डेवलपिंग पैसिव इम्यूनिटी इन कोविड पेशेंट्स। कोविड पेशेंट्स में ये एक तरीका है कि जो कि पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करने का। आगे हम लोग देखते हैं अपडेट्स क्या है। इसके अंदर क्या है ना, 5 कैटेगरी इन्होंने दे रखी है और उसके अंदर बता रखा है, जैसे ट्रांसमिशन, टेस्टिंग और प्रिवेंशन के मेथड। जो मेथड अभी इंडिया में चलन में है ना, उन सब के बारे में बात कर रखी है यहाँ पर देखो, ठीक है। सारे समझाऊंगा मैं आपको भी, मैं एक बार ऊपर हाईलाइट दिखा देता हूँ। फिर ये बोल रहा है कि वैक्सीन और दूसरे ट्रीटमेंट मेथड्स क्या क्या हैं, ठीक है, किस तरह की वैक्सीन बनी जा रही है। फिर ट्रैक और सर्वेलेंस के लिए क्या क्या किया जा रहा है, किस टाइप की ऐप या फिर कुछ भी ऐसा किया जा रहा है। तो फिर अवेयरनेस के फैलाने के लिए और ग्रीवेंस रेडरेसल यानी कि शिकायत के निवारण के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। और लास्ट हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रमोटिंग इनोवेशन। अब इसको इनोवेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है। तो सबसे पहले वाला हम लोग देख लेते हैं एक बार, ट्रांसमिशन, टेस्टिंग एंड प्रिवेंशन मेथड्स को। बोरिंग नहीं है ये, इंटरेस्टिंग है। बोरिंग बिल्कुल होता तो मैं पहले ही बता देता। वर्टिकल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन क्या होता है, देखो इमर्जिंग एविडेंस सजेस्ट करती है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन प्रोबेबल है कोविड-19 के अंदर। वर्टिकल ट्रांसमिशन होता क्या है, वर्टिकल ट्रांसमिशन तब होता है जब ट्रांसमिशन एक कोई भी इन्फेक्शन एक प्रेग्नेंट वुमन से उसके बच्चे के अंदर चला जाता है, उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। वो एंटीनेटल हो सकता है, पेरीनेटल हो सकता है और पोस्ट नेटल। नेटल मतलब होता है बर्थ, एंटी मतलब पहले, बर्थ होने से पहले, यानी कि जब आप मदर के वूम में होते हो तब भी हो सकता है, ठीक है। पेरीनेटल यानी कि वीक्स इमीडिएटली आपके बर्थ होने के जस्ट बाद भी हो सकता है, और पोस्ट नेटल यानी कि बर्थ होने के कुछ टाइम बाद भी आपको हो सकता है। उसी को बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन। ट्रांसमिशन जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है, और या फिर ब्रेस्ट मिल्क से होगा या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे जब आफ्टर बर्थ मदर के, और आपकी मदर को अगर इन्फेक्शन था तो हो सकता है। अमंग इन्फेक्शंस ऑफ विच वर्टिकल ट्रांसमिशन हैज़ बीन नोन टू हैपन, इसके अलावा कोविड-19 के अलावा HIV हो गया, जीका हो गया, रूबेला हो गया और हर्पीज़ वायरस, ये सारे के सारे भी वर्टिकली ट्रांसमिट हो सकते हैं। ICMR ने इशू किए कुछ गाइडलाइंस मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान। ICMR अगर आ गया तो एक बार इसके बारे में हल्का सा बता देता हूँ। 1911 में इसको IRFA बोलते थे, ठीक है, और 1949 के अंदर इसका नाम रिचेंज करके ICMR कर दिया गया था। डॉक्टर बलराम भार्गव जो है इसके हेड हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसके हेड हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अच्छा, ICMR का जो बेसिक काम होता है ना वो क्या होता है, ICMR क्या करता है, प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेट करता है और फॉर्मुलेट करता है क्या, बायोमेडिकल रिसर्च, ठीक है। और मैंने आपको बता रहा था ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन है। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए क्योंकि इनकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है एक्चुअल में। रिसेंटली 22 मई को इनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। प्लस में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक भी यही हैंडल करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस भी यही हैंडल करते हैं, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो कर रहे हैं। इनके अंडर में 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं। अच्छा, इनका नाम डॉक्टर है तो डॉक्टर मतलब ये किसी न किसी से डॉक्टर होंगे। हाँ, इनकी एक प्रोफाइल है, मैं आपको पूरा का पूरा नाम लिख के दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा है, देखना। ओटो राइनो RHINO लैरिंक्सोलॉजिस्ट, ओटो राइनो लैरिंक्सोलॉजिस्ट, यानी कि हेड और नेक से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं ना उसके एक्सपर्ट हैं ये, तो ये आपको पता होना चाहिए।
प्रोफाइल काफ़ी बड़ी है डॉक्टर हर्षवर्धन की, एंड ही इज़ अ वेरी गुड पॉलिटिशियन एज वेल। ठीक है, वर्टिकली ट्रांसमिट डिसीजन हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूल टेस्टिंग क्या होता है। आईसीएमआर मैंने आपको बता दिया है। आईसीएमआर मैंने एक एडवाइजरी इशू की थी कि पूल सैंपल्स की टेस्टिंग के बारे में। पूल टेस्टिंग क्या होगी? पूल टेस्टिंग क्या होता है? एक एल्गोरिदम होता है, इसमें आप 5 के आसपास सैंपल लेते हो, ठीक है ना, उन सबको एक साथ एक ट्यूब में रखते हो, फिर उनको स्क्रीन करते हो आरटीपीसीआर टेस्ट से, ठीक है। आरटीपीसीआर टेस्ट मैंने जस्ट नाउ अभी आई थिंक 1 और 2 जून दोनों को ही डिस्कस किया है, जो ये डेली कंपाइलेशन चल रहा है उसमें डिटेल में है पूरा का पूरा फुल टॉपिक आरटीपीसीआर का। आप लोग वो वाली वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया आरटीपीसीआर क्या होता है। तो एक ट्यूब में पूल टेस्टिंग, पूल का मतलब होता है ज़्यादा करना, जैसे कार पूलिंग होता है ना, एक कार में 5 लोग अलग अलग लोग मिलकर चले जाता है, तो उससे क्या होता है, फ्यूल बच जाता है, एनवायरनमेंट सेफ रहता है और आपका मनी भी सेव होता है। तो पूल टेस्टिंग में ज़्यादा लोगों का टेस्ट एक बार करते हैं। इसमें एक चीज़ होती है, इसमें थोड़ा ध्यान से समझना, अगर आपका पूल टेस्ट पॉजिटिव आता है ना, तो क्या करते हैं, फिर इंडिविजुअल सैंपल्स को टेस्ट किया जाता है, यानी कि पूल टेस्ट में पॉजिटिव आ गया, यानी कि बाकी जो टेस्ट सैंपल्स होंगे उनको एक एक को टेस्ट करेंगे कौन सा पॉजिटिव था और कौन सा नहीं था। अगर नेगेटिव आ गया तो मतलब सारे के सारे नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इसी चीज़ को पूल डीकॉन्वोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक पॉजिटिव आ गया तो बाकी सबको टेस्ट करना पड़ेगा, और नेगेटिव आया तो फिर कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 5 से ज़्यादा सैंपल्स नहीं ले सकते, 5 सैंपल ले सकते हैं डायल्यूशन के लिए। ये जो मेथड है वहीं पर काम करता है जहाँ पर कोविड-19 का इन्फेक्शन बहुत ही कम है, क्योंकि देखो ज़्यादा होगा तो फिर आप बार बार टेस्ट करोगे, पूल टेस्टिंग बार बार पॉजिटिव आएगा तो मतलब आप डबल टेस्टिंग कर रहे हो, फिर आप इंडिविजुअल का टेस्ट करोगे। तो ऐसे केसेस जहाँ, ऐसी सिचुएशन और ऐसे एरिया जहाँ पर इन्फेक्शन बहुत ही कम है ना, वहाँ पर पूल टेस्टिंग काम आ सकती है कि यार 10 बार आपने पूल टेस्टिंग की तो हो सकता है 2 ही में आएगा, तो आपको फ़ायदा बच जाता है, आपको 8 टाइम जो टेस्टिंग होती है वो बच जाती है आपकी। इसको बोलते हैं पूल टेस्टिंग। फेलुडा टेस्ट क्या होता है? ये बहुत ईजी सी चीज़ है। फेलुडा ये पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप होता है, इसको सीएसआर के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। सीएसआर होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साइंटिस्ट, उन्होंने डिटेक्ट करने के लिए कोरोना वायरस 1 घंटे के अंदर अंदर ये टेस्ट करता है। कटिंग एज जीन एडिटिंग टूल यूज़ करता है, क्रिस्पर Cas9, जो टारगेट करता है, आइडेंटिफाई करता है जीनोमिक सीक्वेंस कोरोना वायरस की, जो भी सैंपल्स होते हैं सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स के उनके अंदर। चित्रा जीन लैम्प एन, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी न्यूज़ में था ये। श्री चित्रा ट्रायर्नल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, और इसकी मिनिस्टर भी वही डॉक्टर हर्षवर्धन ही है। एक डायग्नोस्टिक किट है जो कंफर्म करती है कोविड-19 को 2 घंटे के अंदर, बहुत ही लो कॉस्ट के ऊपर है, और ये डिटेक्ट करती है एन जीन SARS-CoV-2 का, ठीक है। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? RT लैम्प। ऊपर वाले में पूल टेस्टिंग में कौन सी यूज़ कर रहे थे हम लोग? RT-PCR। प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ इसलिए याद करने पड़ेंगे। लैम्प की फुल फॉर्म क्या होती है? लूप मीडिएटेड एम्प्लीफिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये डिटेक्ट करता है 2 रीजन्स जीन के, जिसमें इंश्योर करता है कि जो टेस्ट है वो फेल ना हो। अगर एक जीन जो है, एक जो स्ट्रेन है आपका वो म्यूटेट भी कर जाता है ना, तब भी आपको पता चल जाता है कि इसमें वायरस था या नहीं था। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है चित्रा का जीन लैम्प पेन वाला। फिर हमारे पास nCovaSense, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने ही फंड किया था। मॉड्यूल इनोवेशन एक स्टार्टअप है पुणे का, हेल्थ केयर का स्टार्टअप। तो इन्होंने डेवलप की एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट डिवाइस जो डिटेक्ट करती है कोविड-19 को 10 से 15 मिनट के टेस्ट के अंदर। इसका एम है कि ये डिटेक्ट करते हैं IgG और IgM एंटीबॉडीज़। ये सारे के सारे मैंने 1 और 2 जून की न्यूज़ में एक्सप्लेन किए हुए हैं क्या होते हैं, जो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं ऑन दी ऑनसेट ऑफ वायरल इन्फेक्शन, और टारगेट करती है अगेंस्ट द स्पाइक प्रोटीन्स भी, जो भी स्पेसिफिक होते हैं कोविड-19 के लिए। कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क कोवसैक, ये डेवलप किया है DRDL ने, और DRDL ने उसके किसके साथ मिलकर किया है? कंसल्ट करके एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC हैदराबाद के जो डॉक्टर्स थे उनके साथ कंसल्ट करके किया है। एक कियोस्क है, एक काइंड ऑफ एक बॉक्स सा बना है, डॉक्टर उसके अंदर जाएगा, उसमें ऑटोमेटिक डॉक्टर का भी अपना वो हो जाता है रेडी, वो सैनिटाइजेशन हो जाता है। फिर डॉक्टर को ना पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना पड़ता, उसमें एक रबर के हैंड्स होते हैं, उसमें से हाथ दे के डॉक्टर जो सैंपल ले सकते हैं। तो क्या है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं ना, उनकी सेफ्टी के लिए, और वो जो कियोस्क है वो ऑटोमेटिकली डिसइंफेक्ट होता रहता है अपने आप टाइम टू टाइम पे। तो डॉक्टर वगैरह को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE पहन के उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, तो इससे टाइम और पैसा बहुत कुछ बचता है। एक्राइलोजॉर्ब क्या होता है? एक्राइलोजॉर्ब जो होता है ना, ये एक जेल है, ठीक है। ये सुपर एब्जॉर्बन मटेरियल है, हाईली एफिशिएंट है। ये क्या करता है कि अपने से 20 गुना ज़्यादा ड्राई वेट की जो चीज़ें होती है ना, वो डिकंटेनमेंट जोन के अंदर डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह की हेल्प से ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको भी श्री चित्रा ट्रायल इंस्टीट्यूट ने ही डेवलप किया है, और ये भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी है।
इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है ना, हॉस्पिटल स्टाफ का रिस्क कम हो जाता है, उनकी हेल्थ को डिटेरियोरेट करने का जो रिस्क होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। कर्मी बोट क्या एक रोबोट डेवलप किया था कि एसिमो रोबोटिक्स ने केरला के अंदर ही डेवलप किया था ये। और केरला के अंदर काफ़ी कुछ हुआ है, आपको पता होना चाहिए। केरला काफ़ी एफर्ट कर रहा है। केरला ने स्प्रिंकलर करके भी वो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया था, मैंने शायद कल 2 जून की न्यूज़ में डिस्कस किया है। उसमें वो लोग डेटा वगैरह को स्टडी करने के लिए एक यूएस बेस्ड फर्म को हायर कर रहे थे, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी बहुत बड़ी। तो केरला के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, काफ़ी चीज़ों में केरला आगे रहता ही है वैसे भी। कर्मीबोट उन्होंने एक रोबोट बनाया था एर्नाकुलम के एक हॉस्पिटल के अंदर, ताकि ये जो रोबोट क्या करेगा, ये रिड्यूस करता है इन्फेक्शन का डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर, यानी कि जो भी पेशेंट होते हैं उनको फूड और मेडिसिन या रोबोट डिलीवर करता है। तो हेल्थ वर्कर वगैरह का टाइम बच जाता है, उनका पीपी इंस्ट्रूमेंट बच जाता है और उनको रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, फिर इनका इन्फेक्शन भी नहीं हो सकता, तो बचे रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं वैक्सीन और उनके ट्रीटमेंट मेथड्स क्या क्या हैं। पहला है हाई लेवल टास्क फोर्स फॉर वैक्सीन एंड ड्रग टेस्टिंग। ड्रग टेस्टिंग के लिए और वैक्सीन की टेस्टिंग वगैरह के लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स सेटअप की गई है। गवर्नमेंट ने फॉर्म की एक हाई लेवल टास्क फोर्स और कोरोना वायरस के डिजीज़ के लिए। ऑब्जेक्टिव इस टास्क फोर्स का ये है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स को स्पीड अप करेंगी, ताकि जो वैक्सीन डेवलपमेंट है कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए, उसके प्रोसेस को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसकी नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी का मतलब होता है एग्जीक्यूट, इसको ये करेगी इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। ये आइडेंटिफाई करेंगे पाथवे, यानी कि कुछ ऐसा रास्ता, कुछ मेथड्स, टेक्नोलॉजीज़ जो वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, फिर उसकी सारी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का काम भी इनका ये। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोऑपरेशन करना और गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेशन करवाना, ये सब का सारा का सारा काम किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट वी हैव कोरो फ्लू वैक्सीन। बहुत सारे नाम आएंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपको मालूम होने चाहिए यार, ये ना आएंगे एग्जाम में, मतलब ऐसी ही चीज़ें आ जाती हैं प्रीलिम्स के अंदर डिफरेंट साइंस एंड टेक के मामले में। तो ये डेवलप कर रहा है भारत बायोटेक लिमिटेड, इसकी पार्टनरशिप है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और यूएस की एक कंपनी है फ्लूजन, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। इनके जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं सितंबर 2020 में स्टार्ट होंगे। देखो कोई भी वैक्सीन को ट्रीट बनाने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वैक्सीन बन तो बहुत जल्दी जाती है, लेकिन उसका एक्चुअल में जो टाइम होता है वो होता है ह्यूमन ट्रायल्स का। पहले उसका एनिमल ट्रायल होता है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है फिर उसको ह्यूमन ट्रायल किया जाता है। ह्यूमन ट्रायल के अंदर इन्फेक्टेड लोगों के ऊपर टेस्ट करना होता है, परमिशन के पंगे होते हैं, फिर टेस्ट टाइम पीरियड बहुत लगता है, उनके फिर साइड इफेक्ट्स देखना, उनकी बॉडी की पूरी टेस्टिंग एनालिसिस, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है एक्चुअल में। कभी कभी कुछ कुछ वैक्सीन 10-10-15 साल भी ले लेती है बनने में, क्योंकि ह्यूमन ट्रायल्स ही ऐसे होते हैं, कभी कभी कुछ में बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ में नहीं हो पाते हैं। तो ये बेस्ड है फ्लूजेंस फ्लू वैक्सीन कैंडिडेट M2SR के ऊपर, जिसके अंदर जो जीन सीक्वेंस होती है ना कोरोना वायरस SARS-CoV-2 की, वो इंसर्ट करते हैं वैक्सीन कैंडिडेट के अंदर जो एडिशनल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कोविड-19 के अगेंस्ट। कोरोफ्लू लाइक M2SR ये एडमिनिस्टर करता है इंट्रानेजली, मिमिकिंग द नेचुरल रूट ऑफ इन्फेक्शन। देखो इंट्रानेजली का मतलब होता है वही जिस प्रोसेस से इन्फेक्शन होता है वो कैसे होता है, नोज़ वगैरह के थ्रू, एयर के थ्रू, और या फिर किसी प्रोसेस के थ्रू जब बॉडी के अंदर जाता है ना वायरस वगैरह, तो उसी को मिमिक करता है ये प्रोसेस। प्राणवायु, प्राण बोलते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी को, और वायु एयर को बोलते हैं। ये एक क्लोज लूप वेंटिलेटर है। देखो वेंटिलेटर क्या होता है ना, आप जब लोग हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखा हो किसी को ऑक्सीजन लगी हुई होती है ना, तो वो ऑक्सीजन की जो एयर के कंट्रोल करने के लिए ना वो मशीन जो होती है उसी को वेंटिलेटर बोलते हैं, तो वो ब्रीथ करने में हेल्प करती है। तो प्राणवायु एक क्लोज लूप वेंटिलेटर है जिसको IIT रुड़की ने डेवलप किया है एम्स ऋषिकेश में जो एम्स है उसके साथ कोलैबोरेट करके, और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब क्या होता है, जब भी ये वर्ड आप सुनोगे समझ जाना कि वो चीज़ उसके अंदर जो बेस्ट अवेलेबल मेथड वगैरह यूज़ किए गए हैं और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स थी उनका यूज़ करके उसे बनाया गया है। तो प्राणवायु के अंदर ये स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर का मतलब यही होता है। जो वेंटिलेटर है यूज़फुल है वाइड डिग्री ऑफ कंजेशन। कंजेशन का मतलब होता है भीड़ भड़ाका। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती, जो ट्रैक्ट होती है ना, जो रेस्पिरेटरी पाइप होती है, उसमें जब बहुत ज़्यादा कंजेशन वगैरह हो जाता है ना, तो उसके अंदर ये वेंटिलेटर काफ़ी हेल्पफुल होता है एयर को और जो ऑक्सीजन वगैरह को पास करने के लिए। प्लस में सारे के सभी एज ग्रुप पेशेंट्स के लिए है और स्पेशली एल्डरली लोगों के लिए है। एडिशनली इसमें कोई भी कंप्रेस्ड एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फंक्शन करने के लिए। ये बहुत स्पेशली ये यूज़फुल तब होता है जब हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर जो वार्ड्स वगैरह होते हैं ना उनको ओपन आईसीयू की तरह से ट्रीट करने लग जाते हैं। एक आईसीयू जो होते हैं कम पड़ जाते हैं, तो ओपन एरिया जो होते हैं बाकी नॉर्मल रूम्स होते हैं उनको ही आईसीयू में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी जगह के ऊपर प्राणवायु जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है।
कुछ एडिशनल फीचर्स इसके हैं कि रिमोट मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है जिन लोगों को जो कि नर्स वगैरह हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको वेंटिलेटर के पास खड़े होकर उसकी रीडिंग लेनी पड़ेगी। रिमोटली वो दूसरी लोकेशन पे बैठ के भी इसकी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। टच स्क्रीन कंट्रोल है और बाकी पैरामीटर है। मॉइस्चर है, यानी कि मॉइस्ट करने के लिए एयर को। टेम्परेचर कंट्रोल भी है इनहेल्ड एयर का। रूह बोलते हैं सोल को, आत्मा को। तो ये एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर प्रोटोटाइप है जो कि लोकली अवेलेबल है। इसके जो मटेरियल डेवलप किया गया है वो आईआईटी बॉम्बे ने किया है, एनआईटी श्रीनगर ने और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक जो कि पुलवामा जम्मू कश्मीर में, इन्होंने 3 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ये एडिक्वेट, यानी कि एडिक्वेट बोलते हैं काफ़ी, ब्रीदिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है नेसेसरी, जो कि क्रिटिकली इल लोग होते हैं ना कोविड-19 से, उनकी जान बचाने के लिए। फिर हमारे पास है वाइटल की फुल फॉर्म होती है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। ये एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर है जिसको डेवलप किया नासा के इंजीनियर्स ने और ये स्पेशली यूज़ होता है कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए। वाइटल को बहुत जल्दी बनाया जा सकता है और मेंटेन किया जा सकता है इजीली, जो कि ट्रेडिशनल वेंटिलेटर होता है उससे ज़्यादा इजीली। अच्छा, अभी रिसेंट न्यूज़, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यूएस ने बोला है कि नेक्स्ट वीक यूएस ने प्रॉमिस किया था ना इंडिया को 200 वेंटिलेटर देंगे, तो उसका पहला ट्रांच यानी कि 100 पहले जो है वो नेक्स्ट वीक इंडिया में डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही अपलोड हुई है वीडियो है, तो आप देख लेना जब भी आप इस वीडियो को चेक कर रहे हो कि किस दिन की मैं बात कर रहा था। अभी मैं टाइम हो रहा है, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, 1:50 हो रहे दोपहर के। मैं इसको अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज डेट है 3 जून। तो अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई थी कि यूएस ने पहला जो ट्रांच है उसको जाने की परमिशन दे दी है। इंडिया में अगले वीक तक 100 वेंटिलेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ट्रैकिंग और सर्वेलेंस के लिए। 7.2.3 ट्रैकिंग और सर्वेलेंस के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। एक कोविड क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम है, इसको CDOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने किया है इन कोऑर्डिनेशन विद टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर। टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर क्या होते हैं, हमारा एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन, ये सारे के सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ही तो हैं। तो इन सब के साथ मिलके DOT ने एक अलर्ट सिस्टम बनाया है। उसमें होता क्या है, इस सब के अंदर मत जाना, मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। देखो, पहली बात तो ये केरला का जो जियो फेंसिंग ऐप है ना, उसकी तरह से ही है। ठीक है, अगर आपको कहीं क्वारंटीन किया है, आइसोलेशन में किया गया, तो आपके मोबाइल से कनेक्टेड होता है, आपके मोबाइल की लोकेशन वगैरह ऑन होती है। आप अगर कहीं मूवमेंट करते हो, उस जगह से इधर उधर जाते हो, तो आपका जो डेटा होता है वो टेलीकॉम सर्विसेज वाले होते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि आप एक विद इन जो लिमिट आपकी सेट की होती है ना, उससे बियॉन्ड अगर आप चले जाते हो तो वो फिर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं। अथॉरिटीज़ पुलिस को बोलती है, पुलिस आपके घर के आसपास आके आपकी फैमिली वगैरह से बात करती है कि भाई आप कहाँ चले गए थे, आइसोलेशन में आपको रहने को कहा गया है कि नहीं। तो ये क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम है। फिर है नाड़ी को वैसे देखा जाए तो इंग्लिश में नर्व बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर डीलिंग विद इंटेलिजेंट ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड कंटेनमेंट। कन्फ्यूजिंग है लेकिन ये ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर। इसको डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है CDAC ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग ने। ये एक डेटा साइंस बेस्ड टूल है जिसका टास्क है ट्रैक करना मूवमेंट कोविड-19 पेशेंट्स की और जो भी क्वारंटीन लोग हैं उन लोगों के कंट्री के अंदर। ये टूल क्या करता है ना, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, facilitate culling out the correct information from the confirmed or suspected patients who might have genuinely forgotten the places they had visited during 2-3 weeks or before being diagnosed or infection and quarantine। जो भी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है ना, इसकी स्पेशलिटी ये है कि आप पिछले कुछ टाइम के अंदर कहाँ कहाँ विजिट करके आए थे 2-3 वीक में, अगर आप वो रिकॉल नहीं कर पा रहे तो ये उस इन्फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करके कल करता है। कल करने का मतलब क्या होता है, एक लार्ज ग्रुप के अंदर उस चीज़ को फैलने से रोक देना। तो वो इन्फॉर्मेशन जो होती है ना उसको मिक्स होने से बचा लेता है और ये आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे देता है ताकि आइसोलेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बहुत हेल्प मिल सके। तो नाड़ी इसलिए। फिर है संयम ऐप। संयम को अगर इंग्लिश में बोले तो पेशेंस होता है। संयम ऐप क्या, हम देख लेते हैं। इफेक्टिवली ट्रैक करना होम क्वारंटाइन सिटीजन्स को और एक्चुअली वो घर पे रह रहे हैं या नहीं, इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है संयम। इसको डेवलप किया है पुणे के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंदर, याद रहे ध्यान से, स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंडर किया है उन्होंने ये जो मोबाइल एप्लीकेशन। और इसमें GPS ट्रैकिंग होती है, तो जो भी क्वारंटीन सिटीजन्स होते हैं ना वो अपने घर वगैरह निकलते हैं तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल जाता है, वो लोकल पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं कि आप लोग वहाँ जाके चेक करके आओ। फिर है संहार। संहार की फुल फॉर्म होती है सुपर कंप्यूटर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हेल्थ केयर एनालिटिक्स बेस्ड रिसर्च कोविड-19। काफ़ी बड़ा नाम है। इसे अनाउंस किया है CDAC ने ही और अंडर द एजिस ऑफ, एजिस मतलब होता है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है। एसोसिएशन किसका है, NVIDIA और OpenACC का।
तो ये हैकाथॉन है, ये ओपन है रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस, एमएसएमई, स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज़ के लिए। इनका ऑब्जेक्टिव है कि इनोवेटिव और इम्प्लीमेंटेबल आइडिया निकाल के लाओ कि हाउ कैन वी प्रेडिक्ट, फोरकास्ट एंड बिल्ड हेल्थ केयर मॉडल्स दैट कुड रिवोल्यूशनाइज द वे वी इंटरप्रेट साइंस ऑफ पैंडेमिक आउटब्रेक्स यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी ऑन सुपर कंप्यूटर्स। बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हैकाथॉन एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। कौन कौन कर सकते हैं इसमें? रिसर्चर्स, एकेडमिशियन, एमएसएमई, स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़। कि फ्यूचर में अगर कभी ऐसा कोई पैंडेमिक आउटब्रेक होता है तो एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग कैसे उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे फोरकास्ट करेंगे और कैसे हेल्थ केयर मॉडल हम लोग डेवलप कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग है ये समहार। 7.2.4 में आता है अवेयरनेस जनरेशन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत और रिड्रेसल का मतलब होता है निवारण, शिकायत के निवारण करने वाली बात। तो उसके लिए क्या कुछ किया गया है? कोविड ज्ञान वेबसाइट, ये इसका एम है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना, जो भी गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह है, उन सबको कलेक्ट करता है कोरोना वायरस डिजीज़ के रिगार्डिंग, और जो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स होते हैं पैंडेमिक के उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये इनिशिएटिव है टीआईएफआर का और आईआईएससी का और टीएमसी का। टीआईएफआर और टीएमसी जो हैं टाटा के ही इंस्टीट्यूट्स और सेंटर्स हैं, ये मुंबई में है, और आईआईएससी बेंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। प्रकृति, नेक्स्ट इज प्रकृति। प्रकृति के फुल फॉर्म है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया। ये वेब बेस्ड डैशबोर्ड है जिसको आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है ताकि प्रिडिक्ट कर सकें कोविड-19 का स्प्रेड। इसमें क्या होता है कि डिटेल्ड स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेडिक्शन की जा सकती है। उसमें एक आर नॉट वैल्यू, बेसिकली एक एल्गोरिदम है, कह सकते हो कि काइंड ऑफ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। उसमें कुछ आप डेटा फीड करते हो, फिर वो आर नॉट वैल्यू जो होती है ना, वो होती है कि कितने नंबर ऑफ पीपल है जो डिजीज़ स्प्रेड कर रहे हैं सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन से। तो इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है कि इस मॉडल को आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है इन द इंक्लूजन ऑफ द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन का मूवमेंट होगा ना, इंटर स्टेट, इंटर सिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, उन सबको ट्रैक करके। तो ये इसका एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड फीचर है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैंने इसको थोड़ा सा चेक भी किया था, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था जब ई न्यूज़ में आया था। इट्स अ वेरी गुड थिंग। नेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कोविड ग्रीवेंसेस, इसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस ने, DARPG ने, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ ऑफिस कंसल्टेड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। 2 जून की जो इनसाइट की डेली न्यूज़ करंट अफेयर्स है ना, उसमें मैंने ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पूरा फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। जिनको नहीं पता वो वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और उनका ही एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स है, उनकी रिकमेंडेशन पर इसको डेवलप किया है नेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड को। किसने डेवलप किया है? DARPG ने। इसका एम क्या है कि एड्रेस करता है जितने भी ग्रीवेंस है, जो भी शिकायत वगैरह होती है, उन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ को उनकी जो भी शिकायतें होती हैं ना नेशनल लेवल के ऊपर, उन सबको एड्रेस करने के लिए। नेचर ऑफ ग्रीवेंसेस क्या है कि भाई क्वारंटीन फैसिलिटी से रिलेटेड कोई शिकायत है, लॉकडाउन कहीं पर काम नहीं कर पा रहा है, एसेंशियल सप्लाईज चाहिए, एग्जामिनेशन, टेस्टिंग वगैरह, रीस्केड्यूल करना, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन्स, इवैक्यूएशन रिक्वेस्ट फॉरेन कंट्रीज़ के लिए। तो सेंटर और स्टेट की जो भी कंप्लेंट्स होती हैं वो सारी की सारी इसके ऊपर जाती हैं। कोविड इंडिया सेवा, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था। ये ट्विटर के ऊपर लॉन्च किया गया है, ठीक है। पीपल अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं इस ट्विटर हैंडल को टैग करके, और वहाँ पर स्विफ्ट रिप्लाईज यानी कि तुरंत और आपको जवाब मिलता है ट्रेंड एक्सपर्ट्स के द्वारा। इस इनिशिएटिव का एम है कि ये ट्रांसपेरेंट और ई गवर्नेंस डिलीवरी करता है लार्ज स्केल के ऊपर, क्योंकि ऑनलाइन है, ट्विटर है, तो लोग बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान लोग वैसे भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव थे। फिर एक स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल भी है, इसे लॉन्च किया ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने, ताकि जो स्टूडेंट्स वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स लॉकडाउन के दौरान, उन सब की हेल्प की जा सके। ये कनेक्ट करता है हेल्प सीकिंग स्टूडेंट्स को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ, जो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये, जो भी स्टूडेंट्स चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उन सबको एड्रेस करने में, जैसे हॉस्टल का अकोमोडेशन की दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन क्लासेस की, एग्जामिनेशन की, स्कॉलरशिप, हेल्थ एट्सेट्रा। अच्छा, ओडिशा यूनिवर्सिटी ने भी एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, मैं एडिशनली आपको बता रहा हूँ, इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पे, पॉसिबली इनसाइट वालों ने फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में मेंशन किया हुआ होगा। उन्होंने क्या लॉन्च किया था कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था ऑनलाइन। तो स्टूडेंट्स वगैरह जो हॉस्टल में रह गए थे, निकल नहीं पाए थे, उन सबको जो प्रॉब्लम हो रही थी, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो रहा था, उन सबको गाइड करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए था। युक्ति पोर्टल क्या है? यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। फुल फॉर्म ध्यान रखो, आ सकती है प्रीलिम्स में। ये एक यूनिक पोर्टल है और डैशबोर्ड है जो मॉनिटर करता है रिकॉर्ड और एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री के जो भी एफर्ट्स और रिकॉर्ड वगैरह हो सकते हैं ना, उन सबको मॉनिटर करता है ये।
इस पोर्टल से क्या होता है, ऐसे क्रिटिकल इश्यूज़ जो कि स्टूडेंट प्रमोशन की पॉलिसीज़, स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट रिलेटेड कुछ चैलेंजेस होते हैं, फिजिकल मेंटल वेलबींग वगैरह स्टूडेंट्स का, ऐसे चैलेंजिंग टाइम में पेंडेमिक के दौरान उन सबको मॉनिटर करता है ये। लॉकडाउन लर्नर्स, इसे लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स ने, यूएनओडीसी ने। एक सीरीज़ है ऑनलाइन डायलॉग्स की, जिसमें स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स हैं इंडिया के कोविड-19 के, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, पीस ऑन द रूल ऑफ लॉ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैं इससे पहले भी इसी विजन की सीरीज़ में कई बार बता चुका हूँ, तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों ने पहले सुन लिया होगा, किसी और टॉपिक में आएगा तो कर दूंगा। डेवलप्ड अंडर द एजुकेशन फॉर जस्टिस एंड इनिशिएटिव, यानी कि E4J। E4J क्या है, एक कंपोनेंट है ग्लोबल प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द दोहा डिक्लेरेशन। ये जो डायलॉग्स है इनका एम है कि सेंसिटाइज करें स्टूडेंट्स को जो भी कंसर्न है वल्नरेबल ग्रुप्स के, जैसे कि साइबर क्राइम हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया, डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन अमंग अदर्स। द एजुकेशन फॉर जस्टिस E4J इनिशिएटिव है। इट सीक्स टू प्रिवेंट क्राइम एंड प्रमोट अ कल्चर ऑफ लॉफुलनेस थ्रू एजुकेशन एक्टिविटीज डिजाइंड फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल्स के लिए जो भी एजुकेशन एक्टिविटीज़ रिक्वायर होती है ना, उन सब में ये बच्चों को क्राइम वगैरह से बचाने की कोशिश करता है और लॉफुलनेस क्रिएट करने के लिए कैंपेन चलाता है। जो लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ हैं, इसमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है स्टूडेंट्स को, जहाँ पर वो मेंटरशिप मिलती है और उनको नॉलेज सपोर्ट मिलता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू, जहाँ पर उनके टैलेंट्स और स्किल्स को प्रमोट करके और अवेयरनेस और फैलाई जाती है और आइडियाज़ शेयर किए जाते हैं। सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात की जाती है, वो भी एड्रेस की जाते हैं इस तरह के पैंडमिक जैसे प्रॉब्लम्स के लिए। किसान रथ मोबाइल ऐप, रथ बोलते हैं चैरियट को, तो इसे लॉन्च किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, और उसको डेवलप किया NIC ने, जो कि होता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। इसमें क्या होता है, फार्मर्स वगैरह को अपना जो क्रॉप वगैरह का जो हार्वेस्ट होता है ना, जो ग्रेन्स होते हैं, वो घर से मंडी लेके जाने हो, वहाँ से वेयर हाउस वगैरह लेके जाने हो, FPO कलेक्शन सेंटर लेके जाने हो, ठीक है, उन सब के अंदर ये हेल्प करता है। ऐप से आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस टाइम ये लॉन्च किया गया था। इस ऐप से क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन में, वो पेरिशेबल कमोडिटीज़ के लिए रीफर व्हीकल भी मिलते हैं। रीफर होते हैं रेफ्रिजरेटेड व्हीकल, और पेरिशेबल कमोडिटीज़ क्या होती हैं, वो आइटम्स विच आर लाइकली टू डिके वेरी फास्ट, तो उनके लिए आपको रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स भी मिल जाते हैं। किसान से रिलेटेड है, फार्मर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और ऐप भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और ये कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में इंडिया के और फार्मर्स के, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन ही जाता है आपका। 7.2.5 के अंदर हम लोग आ जाते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रमोटिंग इनोवेशन। तो ठीक है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग IGOT पोर्टल, ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ HRD के दीक्षा प्लेटफॉर्म। दीक्षा ऐप है HRD की, आप लोग चेक कर लेना, बहुत अच्छी ऐप है। इसके ऊपर अभी भी एक विद्यादान 2.0 भी आ रहा है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं ये लोग, गवर्नमेंट ऑल ओवर द इंडिया, एजुकेटर हो गया इसका, और ये जो भी इनकी ऑनलाइन कंटेंट डेवलप कर रही है, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल बनाने के लिए एजुकेशन का इन्फॉर्मेशन ले रही है, डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, क्लासेस वगैरह, उन सब का डेटा लिया जाएगा, फिर ऑनलाइन विद्यादान क्रिएट किया जाएगा, वो दीक्षा प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होगा। तो इन्होंने क्या किया है कि IGOT क्या था, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं ना, जैसे कि हमारे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, NCC वाले हो गए, डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, हाइजीन वर्कर हो गए, नेहरू युवा केंद्र संगठन वाले हो गए, नेशनल सर्विस स्कीम वाले हो गए, इन सब लोगों को, जो लॉकडाउन था तो मूवमेंट हो नहीं पा रही थी, लेकिन सबको ट्रेन करना था, तो उन सबको ऑनलाइन ट्रेनिंग करने के लिए IGOT पोर्टल बना था। फिर आता है सहयोग ऐप। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया था एक इंटीग्रेटेड जियोस्पेटियल प्लेटफॉर्म, जो कि जियोस्पेटियल डेटा सेट, जियोस्पेटियल मतलब होता है रिलेटेड टू लोकेशन बेस्ड डेटा मैनेजमेंट। स्टैंडर्ड बेसिस सर्विसेज होती हैं, एनालिटिकल टूल्स होते हैं डिज़ाइन, तो जो हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में कोविड-19 के आउटब्रेक के दौरान। और मोबाइल एप्लीकेशन जो सहयोग है, एज वेल इसका वेब पोर्टल भी है, इसको प्रिपेयर और मैनेज किया सर्वे ऑफ इंडिया ने, और इसको ये कस्टमाइज़ किया गया ताकि कोविड-19 का जो स्पेसिफिक जियोस्पेटियल डेटा सेट्स है ना, कम्युनिटी एंगेजमेंट के थ्रू, कम्युनिटी से बात करके उनको ट्रैक वगैरह करके उसको कलेक्ट किया जाए, और ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करता है आरोग्य सेतु ऐप को भी। थोड़ा बोरिंग लग रहा है ये वाला टॉपिक मुझे अब, लेकिन क्या करें करना तो पड़ेगा, एग्जाम है। तो इंटीग्रेटेड जियोस्पेटियल प्लेटफॉर्म है ना, ये स्ट्रेंथ देता है नेशनल हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट को, क्योंकि जो कोविड-19 का आउटब्रेक है ना, और इसके कारण, और सपोर्ट मिलती है हमारे सोशल इकोनॉमिक रिकवरी प्रोसेस को, ठीक है, जिसमें सीमलेस प्रोविजन होता है स्पेटियल डेटा का, वही लोकेशन बेस्ड डेटा को कलेक्ट करते हैं ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग देखी जा सके बहुत अच्छे से।
हैक द क्राइसिस इंडिया ये एक ऑनलाइन हैकाथॉन है जिसको लॉन्च किया गया है ताकि हम डिस्कवर कर सकें नॉन मेडिकल सॉल्यूशंस क्या है इस कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए। ये जो हैकाथॉन है एक ग्लोबल इनिशिएटिव का पार्ट है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है हैक अकॉस इंडिया ने और फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन पुणे ने। इसको सपोर्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। C3 चैलेंज कोविड-19 कॉम्पिटिशन, इसे लॉन्च किया नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF ने, एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसका एम है कि इनवाइट करते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ और इनोवेशंस जिनको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट के एफर्ट्स को, ताकि ये जो स्प्रेड है इसको थोड़ा सा एलिमिनेट किया जा सके और आगे स्प्रेड होने से रोका जा सके। वैसे ये न्यूज़ तो है पिछले महीने की, देखो भैया, ठीक है, पिछले महीने की भी क्यों है, ये तो अप्रैल मंथ की चल रही है ना, आज जून की डेट है। ये लोग रिलीज़ भी लेट करते हैं ना, 16 के आसपास रिलीज़ करते हैं, तो आज हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखो उस टाइम की न्यूज़ आई, अप्रैल के अंदर ये सब लॉन्च किए गए थे। हम लोग थोड़ा लेट पढ़ रहे हैं, हमको एग्जाम के हिसाब से लेट ही पढ़ना होता है वैसे। इसका एम है कि इनवाइट करता है क्रिएटिव आइडियाज़ और इनोवेशन जो सप्लीमेंट कर सकते हैं एफर्ट्स को गवर्नमेंट के। आइडियाज़ भी इनवाइट किए जाते हैं इसमें, जो फॉर गेनफुल एंगेजमेंट ऑफ पीपल एट होम, घर पे लोग कैसे रहेंगे, उनको हेल्दी फूड कैसे प्रोवाइड करना है, उनकी इम्यूनिटी कैसे डेवलप रह सकती है लॉकडाउन के अंदर, और PPE वगैरह के बारे में बहुत सारी नीड्स होती है डिफरेंट सेगमेंट्स पॉपुलेशन की, उन सबको एड्रेस करने के लिए होता है C3। सच में बहुत बोरिंग था यार ये तो, नेवर माइंड, हमको पढ़ना है। फिर आता है इंडियन इनिशिएटिव ऑन अर्थ बायोजीन सीक्वेंसिंग। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बारे में पहले ये जान लो, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, JNTBGRI, ये क्या है, मैं इसको शॉर्ट में अभी आगे अगर यूज़ करना होगा मैं इसको JNT यूज़ करूँगा, ध्यान रहे आपको। JNT एक ऑटोनमस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटअप की गई थी 1979 में तिरुवनंतपुरम केरला में। तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है, और इसको रिकॉग्नाइज किया था एज ए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एक्स सिटू कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट डाइवर्सिटी। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्स सिटू का मतलब होता है ऑफ साइट, इन सिटू का मतलब होता है ऑन साइट। ऑफ साइट का मतलब ये ट्रॉपिकल प्लांट्स की जो डाइवर्सिटी होती है ना, उसको ऑफ साइट वहाँ से ले जाकर अपने दूसरी लोकेशन पर ले जाकर उसको कंजर्व करते हैं, एक्स सिटू। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसको सेलेक्ट किया गया है बायोलॉजिकल नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर्स के लिए एज ए बायोलॉजिकल नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर फॉर द IIEBS। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको 143 लाख रुपीज़ दिए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। अभी IIEBS क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है जो डिकोड करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी नॉन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है ना कंट्री के अंदर, उन सबको। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च न्यू दिल्ली जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है इस प्रोजेक्ट के लिए, और उसमें 24 इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हैं। ये जो होल जीनोम सीक्वेंसिंग है ना, ये 1000 स्पीसीज़ की होगी पहले फेज़ के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स की, जो कि 5 साल के पीरियड के अंदर होगी। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 440 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट है, ये अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट का पार्ट है। अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्या है। अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट क्या है, ये ग्लोबल एफर्ट है, लॉन्च किया गया था 2018 में। ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल। इसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व करता है साइंटिफिक पार्टनर्स को और फंडर्स को अराउंड द ग्लोब। इसका एम है कि सीक्वेंस, कैटलॉग और कैरेक्टराइज करेगा जीनोम्स ऑफ अर्थ यूकैरियोटिक बायोडाइवर्सिटी। 10 साल के अंदर जो यूकैरियोटिक बायोडाइवर्सिटी है ना, उनके सारे के सारे जो सीक्वेंस, कैटलॉग और कैरेक्टरिस्टिक जीनोम यानी कि DNA वगैरह के ऊपर डेटा कलेक्शन की बात की जा रही है। इसका विजन क्या है, एक नई फाउंडेशन बनाएंगे बायोलॉजी की, जहाँ पर हमको सॉल्यूशंस मिलेंगे प्रिजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को और ह्यूमन सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए। इन्होंने कहा था कि यूकैरियोटिक बायोडाइवर्सिटी को करेंगे सिर्फ। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल होता है, और उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, जैसे प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स। फिर दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक, वो सेल्स होते हैं जिनका कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, नहीं होते इसमें ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं ना ट्रू न्यूक्लियस होता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। ऊपर हम जानते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, फिर हम जाएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, एक जीनोम जो होता है ना, वो ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ DNA होता है। DNA मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम का मतलब होता है उसको जो ऑर्डर होता है ना, उसका एग्जैक्ट ऑर्डर, उसके बेस पेयर्स का, उसके डिसाइफर करना, उसको डीकोड करना। इस तरीके से जो पेयर्स होते हैं ऐसे अरेंज होते हैं, तो अगर इनकी वेरिएशन और म्यूटेशन जो होती हैं इस पैटर्न में, अगर इसको हमको आइडिया लग जाता है, तो हम इस किसी भी इंसान की इंडिविजुअल की हेल्थ और इल हेल्थ और इनहेरिटेड है, एक्वायर्ड है, इस सब के बारे में पता लगा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, ये कलेक्ट करेगा डेटा और प्रिजर्व करेगा एंडेंजर्ड और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ को। जो डिकोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो यूज़फुल होगी आगे बायो पायरेसी को प्रिवेंट करने में। बायो पायरेसी क्या होता है, एक्सप्लोइटेटिव यूज़ होता है जेनेटिक कोड का प्लांट और एनिमल्स के जेनेटिक कोड को यूज़ करके ना एक दूसरे कंट्री वाले अपने एरिया के अंदर उसको ग्रो करने की और रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं।
इंडिया का पार्टिसिपेशन इन द EBP वुड प्रोवाइड अ बूस्ट फॉर द फील्ड ऑफ जीनोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स विद इन द कंट्री। यानी कि जीनोमिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हमको बहुत हेल्प मिलेगी अगर हम लोग अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट के, सिंस हम इसके पार्ट हैं ही हैं, तो बहुत हेल्पफुल है। काफ़ी टेक्निकल टॉपिक थे लेकिन अच्छे टॉपिक थे। तो देखो अब हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। हमारा अब इकोनॉमी वाला बचा हुआ है। इकोनॉमी में कितने टॉपिक्स हैं यहाँ पर ये दिखा रहा है 15 के आसपास, 15 और एक में 3.4.4 रहता है, यानी कि 19 टॉपिक्स में मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे इसको हम या तो 2 या फिर 3 वीडियो में डालेंगे। मैंने पहले कहा था 2 में डालूंगा, मुझे लग रहा है 3 वीडियो बनानी पड़ेगी इसकी, काफ़ी लंबे टॉपिक्स होते हैं। नेवर माइंड, आप लोग देखते रहिए और इसको मैं ख़त्म कर दूँगा 1-2 दिन के अंदर बस।